हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए, जिनको अभी लाइव पेपर डिस्कस करना है वो लाइव देख सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख पाएंगे आराम से। तो देखिए, आरपीएससी 2025 केमिस्ट्री पेपर का डिस्कशन हम लोग अभी कर रहे हैं, और इस पेपर के अंदर मैं आपके सामने पहले ऑर्गेनिक वाला जो पोर्शन है इसको मैं आपके सामने अभी डिस्कस कर रहा हूँ इस समय। और पेपर के अंदर आपने ऑब्जर्व कर ही लिया है सभी ने, केमिस्ट्री के इस बार बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं। दैट मीन्स टोटल 140 क्वेश्चंस जो है वो केमिस्ट्री के पूछे गए हैं अगर हम देखें तो, और उनमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हम देखें वेटेज बहुत अच्छा खासा रहा है। 55 लगभग क्वेश्चंस जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस बार पूछे गए हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 के अंदर। ठीक है, तो वो जो 55 क्वेश्चन एक बार उनका डिस्कशन आंसर की के साथ हम लोग यहाँ पर एक बार करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्टली 35 नंबर क्वेश्चन, मतलब नंबरिंग से मतलब नहीं है, हम सीधे क्वेश्चन को रीड करते हैं डायरेक्टली। एक पहला सवाल जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है वुड्स रिएक्शन का, जो क्वेश्चन पूछा गया था पेपर के अंदर, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इन द वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन जो आप एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ते हो, वुड्स रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्काइल हैलाइड का जो पूछा गया है, सिंपली लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर, जो आप SN1 SN2 के लिए भी देखते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, वही ऑर्डर वुड्स के अंदर फॉलो होता है। वुड्स रिएक्शन की अगर बात की जाए, देखेंगे एक बार, वुड्स रिएक्शन की अगर बात की जाए तो वुड्स रिएक्शन के अंदर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जनरली हम सोडियम मेटल लेकर के करवाते हैं ईथरल सॉल्वेंट के अंदर, और जब ईथरल सॉल्वेंट में रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन के अंदर इस तरह से हम एलिमिनेशन करके और हायर एल्केन बनाते हैं। अब हमें बस थोड़ी सी मैकेनिज्म की नॉलेज यहाँ पर इस क्वेश्चन में होनी चाहिए थी, और मैकेनिस्टिकली पार्ट ये कहता है कि इसके अंदर दोनों टाइप की मैकेनिज्म्स बताई जाती है वुड्स के अंदर, आयोनिक भी और रेडिकल भी। आप दोनों टाइप की मैकेनिज्म को ही कंसीडर करके चलोगे, दोनों के अंदर ही रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम मिलेगा। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब सोडियम मेटल से होती है, तो जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री वाली रिएक्शन होती है, जैसे ग्रिग्नार रिएजेंट वगैरह बनाते समय हम पढ़ते हैं, वही सेम रिएक्शन होती है। यहाँ पर भी दो सोडियम मेटल एक साथ रिएक्ट करते हैं और यहाँ बनता है RNA और NaX। इस टाइप से एक ऑर्गेनोमेटल ऑर्गेनो सोडियम रिएजेंट यहाँ पर बनता है। मैं आयोनिक मैकेनिज्म से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। RNA में R- और Na+, ये सॉल्ट हो गया। अब ये सॉल्ट बेसिकली आगे दूसरे मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड पर क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जनरली जो मैकेनिज्म यहां बताई जाती है वो बताई जाती है SN2 मैकेनिज्म। वुड्स के अंदर हायर एल्केन बन जाते हैं इस तरह से। तो अब आप ये देखो कि अगर आप इस लेवल पे डिस्कशन कर रहे हो रिएक्टिविटी का, या आप मेनली इस स्टेप के लिए डिस्कशन कर रहे हो जहां आपको सब्स्टिट्यूशन दिखाई दे रहा है, अगर हैलोजन वेरी कर दिए जाएं, एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड, तो SN2 वाला जो आप ऑर्डर लेके चलते हो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का, वही डिक्रीजिंग ऑर्डर यहां पर फॉलो होगा इस रिएक्शन के अंदर। आयोडाइड सबसे गुड रिएक्टिव होंगे, ब्रोमाइड उससे कम, और क्लोराइड सबसे कम होंगे। आप इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट ले सकते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी। बॉन्ड स्ट्रेंथ, हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की ज्यादा होती है, कार्बन ब्रोमीन की उससे कम होती है, और कार्बन आयोडीन की उससे भी कम होती है। तो जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है वो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा वुड्स रिएक्शन के अंदर, और वही इसका करेक्ट ऑर्डर होगा, आयोडीन, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर जो वुड्स वाला 35 नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस PPT, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन उसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन से मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये वाला ऑप्शन जिसमें RI, उससे कम RBr और सबसे कम RCl दिया हुआ है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था अगला वाला, सिस ब्यूटटूइन ऑन रिएक्शन विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस गिव्स। तो आप ये देखो कि ये जो क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन जो है ये एक तरह से
डायनेमिक स्टीरियो वाला पार्ट हो जाता है अगर केमिस्ट्री में हम चलें तो इस क्वेश्चन को लेकर के, है ना। वैसे तो एल्कीन पर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की रिएक्शन है, और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, बेयर्स रिएजेंट, ये सब एल्कीन पर क्या बनाते हैं, डाइऑल बनाते हैं। और ऑप्शंस आप देख रहे हो कि एसिटिक एसिड वाला ऑप्शन तो वैसे भी कट जाएगा। डाइऑल वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसमें प्लस बनाया हुआ है, इसमें माइनस बनाया हुआ है। आपको मैं बता दूं, अगर आप थोड़ी बहुत भी स्टीरियो केमिस्ट्री डायनेमिक वगैरह पढ़ते हो तो वहां ये पढ़ते हैं कि अगर थ्रियो बनता है तो पेयर ऑफ एनांशियोमर आता है, और मीजो बनता है तो वो तो वैसे ही इनएक्टिव होता है। तो इस वजह से पहला और तीसरा ऑप्शन वैसे ही कटने वाला था और आंसर मीजो आने वाला था। फिर भी इसके प्रॉपर सॉल्यूशन की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर जो क्वेश्चन है, इसके प्रॉपर सॉल्यूशन की अगर बात करें तो क्योंकि सिस ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन दिया हुआ है और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दिया हुआ है, तो ये तो तय मानिए कि यहां पर डाइऑल बनेंगे, यानी कि इनको इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है CH3 CHOH CHOH और CH3, इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है ना। तो अब हमने क्या किया, डाइऑल बना दिए, 2 कायरल सेंटर आए। तो हम ये पढ़ते हैं कि जब सिस, इस सबस्ट्रेट को सिन भी बोल देते हैं हम डायनेमिक में, और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का सिन डाइऑल, यानी कि ये जो 1,2 डाइऑल बनाता है ये सिन मैनर में दोनों OH जोड़ता है, सिन मैनर में डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है, तो इस रिएजेंट का हम सिन एडिशन बताते हैं। तो सिस पर सिस यानी सिन पर सिन एडिशन यदि होता है तो क्या बनता है, मीजो बनता है। मीजो कैसे बनेगा, इसके अंदर कि दोनों मिथाइल सेम साइड है, इस पर दोनों OH सेम साइड से अटैच होंगे, तो आप इसको 2 तरह से डिजाइन कर सकते हो। एक तो तरीका यह है कि आपने इस तरह से डिजाइन कर दिया दोनों OH को सेम साइड से फिशर फॉर्मूले में, या फिर आप इसको डिजाइन ऐसे भी कर सकते हो, इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी बना सकते हो कि दोनों OH को ऊपर कर दिया, H और H दोनों सेम साइड, CH3 और CH3 दोनों सेम साइड, मतलब तो वही ना, दोनों CH3 देखो सिस के अंदर सेम साइड थे, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड थे, और OH सेम साइड से जुड़ गए। तो ये क्या बन के आया, ये आप ढंग से चेक करो, ये मीजो फॉर्म है। और मीजो फॉर्म किसकी है, ये मीजो फॉर्म है ये 1 2 3 4 2,3 ब्यूटेन डाइऑल की। तो आंसर क्या हुआ, मीजो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। तो आंसर देख लेते हैं एक बार, इसका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है मीजो 2,3 ब्यूटेन डाइऑल, ये रहा, सॉरी ये इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हो गया। अगले इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर जो सीक्वेंस में चल रहा है, इसमें क्या दिया हुआ था, इसके अंदर एक एल्काइन दिया हुआ है, वो भी इंटरनल एल्काइन दिया हुआ है, 2 ब्यूटाइन दिया हुआ है, इसके साथ हाइड्रोजन मेंशन है, इधर दिया हुआ है चारकोलाइज्ड पैलेडियम, इधर दिया हुआ है सोडियम लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अब ऑप्शन के हिसाब से यदि हम चलें तो हमें ये बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि ये एनसीईआरटी बेस्ड केस आ गया डायरेक्टली एग्जाम के अंदर, है ना। ये एनसीईआरटी बेस्ड केस पूछा गया है, और एनसीईआरटी बेस्ड केस के अंदर इसको लिंडलार्स कैटलिस्ट माना हुआ है, लिंडलार्स कैटलिस्ट इसे मानते हैं, और ये बर्च वाला केस हो गया। तो लिंडलार्स कैटलिस्ट में एल्काइनों का पार्शियल रिडक्शन होकर के सिस एल्कीन आती है, और बर्च रिडक्शन के अंदर ट्रांस एल्कीन आती है। सही है, तो बस आप चेक कर लो कि जो 2 ब्यूटाइन है इधर सिस 2 ब्यूटीन बनेगी और इधर ट्रांस 2 ब्यूटीन बन जाएगी। तो ए तो बनेगी सिस और बी बनेगी ट्रांस। तो आपसे रेस्पेक्टिवली ए और बी पूछा है, ए सिस और बी ट्रांस, ये रही देखो सिस और ये रही ट्रांस, सेकंड ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है ये इस पेपर के हिसाब से। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर, when aqueous solution of sodium acetate is electrolyzed then the gas liberated at anode are, तो ये तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का केस हो गया ना, सोडियम एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना। तो अगर हम सोडियम एसीटेट में यहां लिख देता हूं इस तरह से, मैं इस तरह से यहां लिख देता हूं एक बार, ये रहा सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, और इसका एक्वस सॉल्यूशन, और वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराते हैं तो एक रिएक्शन एनोड पे होती है, एक रिएक्शन कैथोड पे होती है। जब एनोड पर रिएक्शन होती है तो हम क्या पढ़ते हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलेट रेडिकल बनता है, CO2 रिलीज करके ये आगे मिथाइल रेडिकल आता है, और ये मिथाइल रेडिकल आगे डाइमराइज होकर के
एथेन बना देते हैं। तो एक तो एथेन आया C2H6, एक CO2 इसमें रिलीज हुई। एनोड पर यही रिएक्शन होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस इवोपरेट होती है ना, लिबरेट होती है। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पहला ऑप्शन जो यहाँ पर इस पेपर में इसमें दिया हुआ है पीपीटी में, वो है C2H6 एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यही इसका बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता। हाइड्रोजन कैथोड पर लिबरेट होती है। क्वेश्चन के अंदर पूछा था एनोड पर लिबरेट होने वाली गैसेस, और एथेन भी गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, ओजोनोलाइसिस ऑफ 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन गिव्स ए मिक्सचर ऑफ 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन की। ये देखिए 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन की स्ट्रक्चर, तो ये 4 कार्बन वाला तो ब्यूटीन, इस पे 1 पे ब्यूटीन और 3 पे मिथाइल इस तरह से अटैच कर दिया। ये लीजिए 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन हो गया। अब इसका ओजोनोलाइसिस अगर हो रहा है तो ओजोनोलाइसिस के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहां से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करते हैं। इधर भी हम ऑक्सीजन, इधर भी हम कार्बोनाइल, दोनों तरफ हम कार्बोनाइल बनाते हैं। तो दोनों तरफ जो बनने वाले कार्बोनाइल्स हैं एक बार उन्हें बना लेते हैं और उनका नोमेनक्लेचर करके ये आंसर बैठ जाएगा डायरेक्टली बहुत आराम से। एक तो बनेगा ये वाला एल्डिहाइड और दूसरी तरफ बनेगा CH2 डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं मैथेनेल, फॉर्मेल्डिहाइड को। और इसका IUPAC नाम जब आप लिखोगे तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनेल। ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनेल। तो 2 मिथाइल प्रोपेनेल एंड मैथेनेल, ये रहा वो आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 2 मिथाइल प्रोपेनेल एंड मैथेनेल, इसका बेस्ट आंसर है। क्लियर? ओजोनोलाइसिस ऑफ 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल गिव्स रेड कलर इन द विक्टर मेयर टेस्ट। ये एल्कोहल वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। आप दो तरह के टेस्ट जनरली एल्कोहल में पढ़ते हो, एक तो ल्यूकास और एक विक्टर मेयर। जब विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ा जाता है तो हम केवल और केवल ये ध्यान रखते हैं विक्टर मेयर टेस्ट का दूसरा नाम होता है RBW टेस्ट। इसमें R का मतलब रेड होता है और B का मतलब ब्लू होता है और W का मतलब व्हाइट यानी कलरलेस होता है। ये जो रेड होता है ये 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 डिग्री को, ये 3 डिग्री को, बिकॉज वेक्टर मेयर टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहलों में विभेद करने के लिए ये टेस्ट काम आता है, ल्यूकास की तरह ही। 1 डिग्री में रेड कलर आता है, 2 डिग्री में ब्लू और 3 डिग्री में व्हाइट। अगर ये बात आपको याद थी तो इस हिसाब से रेड कलर 1 डिग्री देगा। और इन 4 ऑप्शन में से इकलौता केवल यही ऑप्शन है जो 1 डिग्री है, एन प्रोपाइल एल्कोहल। ये इकलौता ऑप्शन है जो 1 डिग्री है। आप देखोगे सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल जो है ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल भी 2 डिग्री एल्कोहल होता है, ब्लू कलर देगा। और टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल जो है वो टर्शरी यानी कि 3 डिग्री नेचर का होता है, ये कलरलेस सॉल्यूशन देता है। आंसर विक्टर मेयर में सेकंड ऑप्शन एन प्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, एक कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन, बिल्कुल सही है, व्हिच ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस फॉर्म ए रेसेमिक मिक्सचर ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। द कार्बोनाइल कंपाउंड इज, तो अगर कहीं पर रेसेमिक मिक्सचर बनने की बात आ गई, हाइड्रोजन साइनाइड का अटैक कराने पर ऐसा कार्बोनाइल देखना है जो कायरल सेंटर दे दे। आप देखो इस वाले कार्बोनाइल पर जो पहला ऑप्शन है, इसकी तरफ दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप है, इस पर जब हाइड्रोजन साइनाइड का अटैक होगा इसमें कायरल सेंटर बनेगा ही नहीं। उसके बाद साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करा लो कितना ही, जब तक कायरल सेंटर नहीं बना कायरल एसिड बनेगा नहीं, तब तक रेसेमिक मिक्सचर आएगा नहीं। इसका मतलब ऐसे ऑप्शंस जिसमें सिमिलर ग्रुप दिए हुए हैं कार्बोनाइल के दोनों तरफ, उनमें हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन कराने पर कायरल सेंटर नहीं आएगा, रेसेमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। मतलब जब तक कायरल सेंटर ही नहीं बनेगा रेसेमिक की बात ही कैसे होगी। जब तक कायरल सेंटर ही नहीं आ रहा कोई तो वहां रेसेमिक मिक्सचर की बनने की बात ही नहीं हो सकती। तो इसलिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, एसिटाल्डिहाइड या एथेनेल इसका आंसर हुआ। अब एथेनेल पर जब हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन होता है तो यहीं पर रेसेमिक बन जाता है प्रोडक्ट। जो यहां पर जो साइनोहाइड्रिन बनता है वो रेसेमिक आता है प्लस माइनस 50-50%। दो टाइप के साइनोहाइड्रिन आते हैं जिनका आगे जब हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तो जो लैक्टिक एसिड बन के आता है इसके अंदर, जो लैक्टिक एसिड इसमें बन के आता है
कायरल सेंटर वो प्लस माइनस यानी कि 50-50% उसके अंदर डेक्स्ट्रोल लेवोफॉर्म बन के आती है। तो आंसर क्या हो गया उसका 45 नंबर क्वेश्चन का, फोर्थ ऑप्शन एसिटाल्डिहाइड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द कॉमन नेम गिवन इन कॉलम 1 विद द यूपीएससी नेम गिवन इन कॉलम 2। बहुत आराम से कर दिया होगा इस क्वेश्चन को भी, या यूपीएससी नॉमेनक्लेचर का ही प्योर सवाल आ गया देखिए। बट इसमें ये जो कॉमन नेम है ये पता होनी चाहिए और उनकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए थी। अब सबसे पहला जो दिया हुआ वलेरएल्डिहाइड, इसके अंदर आपको आना चाहिए था सबसे पहले तो अपने प्रीफिक्सेस आने चाहिए थे ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर के। प्रीफिक्सेस से मतलब क्या है? प्रीफिक्सेस से मतलब है जो आप लेके चलते हो ना, फोम, एसीट, प्रोपियन, हाँ, उसके बाद ब्यूटायर, और फिर आता है वलेर, और फिर आता है कैप्रो। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 कार्बन के लिए वलेर लिखते हैं। अगर ये याद रह गया तो आपने बहुत आराम से 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो मैं लिखता हूं देखो इस तरफ ए को, वलेर एल्डिहाइड को मैं लिखता हूं एक बार ए की स्ट्रक्चर क्या होगी, ये 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड। अब इस 5 कार्बन वाले एल्डिहाइड का यूपीएससी नाम वलेर एल्डिहाइड का अगर हम चेक करें तो वो पेंटेनेल मैच हो रहा है, डायरेक्टली पेंटेनेल मैच हो रहा है आराम से जाकर के। तो ए से मैचिंग हो गई 2 की मैचिंग हो गई ए से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। मेसिटाइल ऑक्साइड इस पेपर के अंदर 2-3 सवालों में है, आपको 3 सवालों के अंदर मेसिटाइल ऑक्साइड, एक तो यही आ रहा है, देखना जरा। ये मेसिटाइल ऑक्साइड हम कहाँ पढ़ते हैं? ये हम एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ते हैं, एसीटोन की एल्डोल कंडेंसेशन में बनने वाला प्रोडक्ट होता है। तो आपको मेसिटाइल ऑक्साइड की स्ट्रक्चर पहले पता होनी चाहिए थी। ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कीटोन होता है इस तरह से। अब मेसिटाइल ऑक्साइड का यूपीएससी नाम लिखना है, बस अब यूपीएससी आनी चाहिए आपको, स्ट्रक्चर आती है तो वो आप इस तरह से डिजाइन करोगे, यहाँ से 1, 2 कीटोन को प्रायोरिटी देते हुए 3, 4, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन हो गई। तो 4 पर तो मिथाइल है, 4 मिथाइल पहला तो प्रीफिक्स, उसके बाद पेंट 5 कार्बन के लिए पेंट, 3 इन, 3 पे इन और 2 पे ऑन। तो मैचिंग कहाँ बैठ गई? बी की फर्स्ट पर मैचिंग बैठ रही है, देखो ये रहा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, ये मेसिटाइल ऑक्साइड का नोमेनक्लेचर हो गया। सी एक्रोलीन, एक्रोलीन भी फेमस कंपाउंड है, एक्राइल एल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है और ये बड़ा आसान सा था। इसका यूपीएससी नाम प्रोपिनेल होता है, 3 कार्बन प्रोप इन एल, प्रोपिनेल होता है, ये रहा। तो इसकी मैचिंग 4th ऑप्शन से हो गई जाकर के। और सिनेमेल्डिहाइड ये और भी ज्यादा फेमस कंपाउंड है। सिनेमेल्डिहाइड की स्ट्रक्चर जो है C6H5, सिनामिक एसिड याद रखते हो आप, वैसा ही सिनेमेल्डिहाइड होता है, उसी का एल्डिहाइडिक फॉर्म। इसकी यूपीएससी नंबरिंग 1, 2, 3 पे फिनाइल है, 3 फिनाइल प्रोपिन 2 है, प्रोप 2 इन एल हो जाएगा या 2 प्रोपिन एल हो जाएगा, ये रहा 3rd से मैचिंग हो गई। वैसे भी यही बच गया था 2, 1, 4, 3, तो एक्यूरेसी के साथ अगर हम देखें 2, 1, 4, 3 ये मैचिंग बैठ रही है और ये रहा ये ऑप्शन नंबर 4th। क्लियर इस क्वेश्चन के अंदर? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 46 के बाद 47, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ दी हुई पूछी थी और कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपके सामने लिखे हुए थे। ये जीओसी टाइप के क्वेश्चंस हैं और ये कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से बिलोंग करते हैं। आप इसमें यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया होगा आप लोगों ने, एक तो फॉर्मिक है, एक बेंजोइक है। फॉर्मिक की एसिडिटी बेंजोइक से ज्यादा होती है। पहले तो ये हम पढ़ते हैं ना, हम क्या पढ़ते हैं इसके अंदर कि फॉर्मिक में तो जो फॉर्मेट एनायन है उसमें तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलती है, और जो बेंजोएट एनायन होते हैं उनके अंदर आप बताते हो कि यहां से एबनॉर्मल या डिस्टर्बिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लगने लग जाती है। इसकी वजह से बेंजोइक एसिड की एसिडिटी फॉर्मिक से कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी देखो, एक मिनट, पहली बात तो ये फॉर्मिक एसिड से की एसिडिटी बेंजोइक से ज्यादा आएगी। चलिए जी, ये क्लियर हो गया। अब बात करें फ्लोरो एसिटिक एसिड और एसिटिक, तो बेंजोइक से कम तो एसिटिक की होती है, इसमें प्लस आई लग जाता है, इसमें प्लस आई हम काउंट कर लेते हैं और प्लस आई एसिडिटी को कम करता है। और जैसे ही हम फ्लोरो एसिटिक एसिड पे आए तो कोई भी एक अगर सब्स्टिट्यूएंट माइनस आई वाला जोड़ा हुआ है तो ये मान के चलना कि इस एसिटिक एसिड विनेगर में अगर एक भी सब्स्टिट्यूएंट माइनस आई का जोड़ देते तो वो फॉर्मिक के आगे निकल जाता है। यही जीओसी का कॉन्सेप्ट है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑर्डर बैठ रहा है सबसे ज्यादा सी की, फिर ए की, फिर बी की और सबसे कम डी की। सी ए बी डी, सी ए बी एंड डी, ये ऑर्डर 4th ऑप्शन इसमें चल रहा है। देखो सी ए बी डी वाला, ये इसका आंसर आ रहा है।
ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर, इंटरमीडिएट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ RCONH2 विद Br2KOH। देखते ही पहचान लिया होगा केस को, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन का केस था, है ना, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन का केस था। अब अगर हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन का केस है तो उसके इंटरमीडिएट पूछे हैं, तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एन ब्रोमेमाइड तो बनता है इसमें, हॉफमैन ब्रोमेमाइड में एन ब्रोमेमाइड तो बनता है, परंतु इसके बाद जो पहले ऑप्शन में क्या किया, एन एन डाइब्रोमोअमाइड दे दिया, ये नहीं बनता। ये इसलिए नहीं बनता क्योंकि हम जानते हैं बेसिक मीडियम के अंदर ये प्रोटॉन निकल के Br निकल के इसमें असाइल नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है, तो इसके बनने के कोई चांस नहीं है, इसलिए ये कट गया ऑप्शन। फिर आया एन ब्रोमेमाइड और उसके बाद दिया हुआ आइसोसाइनेट, तो हमें ध्यान है अच्छी तरह से कि एन ब्रोमेमाइड से असाइल नाइट्रीन बना करके और इसमें रीअरेंजमेंट, हॉफमैन रीअरेंजमेंट करा के हम RNCO एल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बनाते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ ये वाला आंसर करेक्ट आ रहा है। अब इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, एन ब्रो, ये देखो NH के बाद CO के आगे Br लगा दिया है, तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत है। आप ढंग से देखो, NH के बाद CO और फिर Br, चांस ही नहीं है, और यहाँ NH-Br ऐसा कोई इंटरमीडिएट इसमें बनता ही नहीं है। सो आंसर क्या आया, सेकंड ऑप्शन आ गया। तो आप देख रहे हो इस क्वेश्चन का आंसर है एन ब्रोमेमाइड एंड आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन, रिएजेंट विच इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी एल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। प्राइमरी एल्कोहलों से एल्डिहाइड पे रोकना है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, वीक या माइल्ड, वीक भी नहीं बोलेंगे, माइल्ड बोलते हैं हम, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एल्डिहाइड पे रोकता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाता है। डाइबल H तो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो कभी ऑक्सीडेशन कर ही नहीं सकता, ये तो वैसे ही कट गया। KMnO4 एसिडिक मीडियम में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिड बनाते हैं, ये कट गया। K2Cr2 एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कट गया। तो बच गया PCC, और हम पढ़ते भी हैं NCERT बेस्ड इस एजेंट को, और ये बहुत फेमस भी है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये बेस्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, 4 स्ट्रक्चर्स आर गिवन इन द ऑप्शन A to D, बिल्कुल सही है। सेलेक्ट द एरोमेटिक, बहुत आराम से कर लिया होगा। पहली स्ट्रक्चर एरोमेटिक है A, एरोमेटिक क्यों है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन जब डीलोकलाइज होते हैं तो हकल रूल फॉलो करती है स्ट्रक्चर और एरोमेटिक हो जाती है। दूसरी स्ट्रक्चर में एग्जामिनर ने खुद ने ही हिंट दे दी, टब शेप बना के दे दी COT की, नॉन प्लेनर शेप दे दी, तो वैसे ही याद रह जाता है कि नॉन एरोमेटिक है, नॉन प्लेनर है। बाइफिनाइल्स एरोमेटिक होते हैं, दोनों रिंग्स के अंदर सेपरेटली एरोमेटिसिटी होती है, कंप्लीट कंपाउंड को एरोमेटिक में कंसिडर किया जाता है, ये एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। और ये वाला एनायन, यानी इस कंपाउंड का एनायन में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन एनायन के और 2 स्पाई बॉन्ड के, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन, ये एंटी एरोमेटिक हो जाता है। तो आंसर क्या आएगा, A और C ऑप्शन, ये दोनों एरोमेटिक हैं, A और C आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, which of the following reaction show that there are 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स in the benzene ring। तो ये रिएक्शन जो है ना, पहली बात तो Br2 का ध्यान रखना, Br2 अगर FeBr3 के साथ डाला है तो इट इज द केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन C6H5Br, ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है और इससे सारे कार्बन और हाइड्रोजन एक जैसे हैं, इसका पता लगता है, 3 पाई बॉन्ड का पता नहीं लगता, गलत। C6H6HNO3 ये तो नाइट्रेशन रिएक्शन, और नाइट्रेशन से नाइट्रोबेंजीन बनता है, और इस रिएक्शन से कभी 3 पाई बॉन्ड का पता नहीं चलता है। ओजोनोलाइसिस जब बेंजीन का कराते हैं तो इसके अंदर 3 इक्विवेलेंट एक्सिस ऑफ ओजोन डालते हैं ना, तो एक बेंजीन पर 3 इक्विवेलेंट ओजोन के काम आते हैं, और ट्राई ओजोनाइट इसमें बनता है, जिससे ये पता लगता है कि बेंजीन के अंदर क्या 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं। सिमिलरली थ्राइस H2 निकल की प्रेजेंस में जब डालते हैं तो C6H12 यानी साइक्लोहेक्सेन बनता है, 3 हाइड्रोजनों का एडिशन भी 3 डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को बताता है। आंसर क्या आया, C और D ऑप्शन आंसर आ गया। 51 के अंदर फर्स्ट ऑप्शन C और D बैठ गया, करेक्ट कोड पूछे थे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन 52, द मेजर प्रोडक्ट A फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये बड़ा फेमस केस है फ्रिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन का।
और ये बहुत पॉपुलर केस है, तो देखते ही पहचानने में आ गया होगा कि फ्रीडेल क्राफ्ट का केस है। और इस केस के अंदर फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन के इस एग्जाम्पल में जैसे ही ये Cl एनाइड्रस AlCl3 लेके जाएगा, जो N प्रोपाइल कैटायन बनता है, 1 डिग्री कैटायन अनस्टेबल होता है, वो यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा के और आगे देता है मोर स्टेबल 2 डिग्री कैटायन। और ये आगे बेंजीन पर अटैक करके फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन करके आइसोप्रोपाइल बेंजीन मेजर प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि क्यूमीन इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये इसका बेस्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53 अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। बहुत आराम से कर दिया होगा, क्योंकि इथाइल अगर लिखा हुआ है, इथाइल ओपन कर लेते हैं इसको, इथाइल को CH2CH3, अगर बेंजीन रिंग से जोड़ेंगे तो इसके पास 2 अल्फा H है, इसका प्लस H लगता है। इथाइल, मिथाइल, आइसोप्रोपाइल जिनके प्लस H लगते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं ड्यू टू प्लस H इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसको टिक मारता हूं, है ना, क्योंकि संख्या पूछी है हाउ मेनी, तो ये वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। OH के पास लॉन पेयर होता है, इसका प्लस R लगता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। CHO का माइनस R लगता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्रॉस लगा दिया। साइनाइड का माइनस R लगता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्रॉस लगा दिया। OMe ईथर है, इसका प्लस R लगता है, इसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बिल्कुल टिक कर दिया। COH का माइनस R लगता है, मेटा डायरेक्टिंग है, क्रॉस लगा दिया। Cl या हेलोजन लॉन पेयर्स होने की वजह से इनका प्लस R कंसीडर होता है और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इनका प्लस R से डिसाइड होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और NH2 का प्लस R डोमिनेंट होता है और इसको भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मांगते हैं। तो कितने टिक लगे? 1 2 3 4 5, 5 सब्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, 5 ग्रुप्स। तो इसका आंसर क्या आया? 5 आ गया। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और बहुत आराम से ही शुरुआत में ही क्लियर हो गया कि गलत है आंसर, मतलब दोनों स्टेटमेंट ही गलत आ रहे हैं। When methyl chloride and AlCl3 react with benzene, the electrophile is Cl+। सरासर गलत स्टेटमेंट है, पूरी तरह से गलत है। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन होती है जब बेंजीन मिथाइल क्लोराइड AlCl3 से रिएक्ट करता है, AlCl3 Cl को खींचता है, CH3+ मिथाइल कैटायन बनता है इसमें, Cl+ कैटायन के तो कोई चांस ही नहीं है इसके अंदर। क्लियर है? तो ये गलत हो गया। फर्स्ट अटैक ऑन बेंजीन इज ऑफ Cl+, फिर गलत बोल दिया, जब Cl+ बन ही नहीं रहा तो अटैक कहां से करेगा? इसका मतलब इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों ही गलत है, ये आंसर बैठेगा इसका। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन अमंग द फॉलोइंग इज और आर। यहाँ नंबर्स पूछे हैं तो 4 प्रोटीन लिखी हुई है। इंसुलिन जो कि एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है, 51 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है ना, ध्यान रखना। इस इंसुलिन को आप ग्लोबुलर प्रोटीन में काउंट करते हैं। ग्लोबुलर वो है ना जिसकी शेप गोलाकार होती है, स्पेरिकल होती है। और दूसरे टाइप की प्रोटीन कौन सी पढ़ते हो आप? फाइब्रस पढ़ते हो, जिसकी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ग्लोबुलर में इंसुलिन आता है। कीरेटिन और मायोसिन ये दोनों तो हम फाइब्रस में पढ़ते हैं। कीरेटिन जो नेल्स में, वूल्स में, हेयर्स में पाई जाती है, ये तो पहला एग्जाम्पल ही फाइब्रस में जाता है ना, तो ये कट गया। मायोसिन, मायोसिन जो टिश्यूज वगैरह में हम देखते हैं, मायोसिन सॉरी मसल्स वगैरह में पाई जाती है, ये भी किसमें? फाइब्रस में जाती है, ग्लोबुलर नहीं होती है। और एल्बुमिन तो फेमस एग्जांपल है, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई ये पढ़ते नहीं हम एल्बुमिन, किसमें? ग्लोबुलर के अंदर पढ़ते हैं। सो आंसर आया हमारा इंसुलिन और एल्बुमिन, ये 2 प्रोटीन जो हैं वो ग्लोबुलर है। तो आंसर क्या बैठेगा? 2 बैठेगा इसमें। केराटिन और मायोसिन फाइब्रस प्रोटीन के अंदर कंसिडर की जाती है। हाँ जी, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 56 की तरफ। इथाइल बेंजीन की रिएक्शन ब्रोमीन से फोटोकेमिकल कंडीशन में, ब्रोमीन से जब फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमीन से जब फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन होती है, देखो यहीं पर मैं लिख देता हूं इसका सॉल्यूशन। जब रिएक्शन होती है तो यहां पर इस बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होता है, ब्रोमिनेशन होगा। अब बेंजाइलिक पोजीशन पर अगर आप ब्रोमिनेशन कराओगे तो ए क्या बनेगा? ए बनेगा
ये प्रोडक्ट देखिए एक बार जरा, अब मोनो, एक बार मोनोब्रोमिनेशन ही हम कराएंगे नॉर्मली, है ना, एक्सेस तो लिखा हुआ है ही नहीं, तो मोनोब्रोमिनेशन करा दिया। फिर क्या हुआ, एक्वस KOH डाला हुआ है। एक्वस KOH क्या करता है, बेंजाइलिक सबस्ट्रेट पर सब्स्टिट्यूशन करता है बाय द SN1 मैकेनिज्म। तो बी क्या बनेगा, बी मैं ऊपर की तरफ यहां बना देता हूं, देखो सब्स्टिट्यूशन किससे, वाटर से, OH से, एल्कोहल बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल आ गया स्टूडेंट्स, 2 डिग्री एल्कोहल, एनहाइड्रस CrO3। ये CrO3 बेसिकली क्रोमियम 6 एजेंट हैं, ये सब ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं। और ये केवल और केवल एनहाइड्रस जो मीडियम रखा है ना, ये केवल और केवल हमें एक तरह से कंफ्यूज करने के लिए, भाई एनहाइड्रस में क्या आ गया, कोई एनहाइड्रस AlCl3 वगैरह कुछ नहीं है ये एनहाइड्रस मतलब नॉन एक्वस मीडियम में CrO3, नॉन एक्वस मीडियम में और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ये जो एजेंट होते हैं। तो आप देखोगे कि क्रोमियम 6 एजेंट डाला हुआ है और ये 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके यहाँ कीटोन बनाएगा। अब ये जो कीटोन बना ये हमारा फेमस कीटोन एसिटोफिनोन है। एसिटोफिनोन ऑप्शन ये रहा, देखो इसके अंदर। अब आप देखो पैराक्रिसोल, बताओ पैराक्रिसोल क्या होता है, पैराक्रिसोल तो जिसमें फिनोल की पैरा पर मिथाइल आता है। अब बताओ कार्बन ही कम कर दिया, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज थोड़ी करा रहे हैं, हाँ कोई चांस है कि इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज भी अगर आप करा दोगे तो भी, मुझे एक बात बताओ, पैराक्रिसोल का तो दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं है कि एक मिथाइल पैरा पे आ गया और एक OH आ गया, तो ये तो वैसे ही कट गया। ऑर्थोक्रिसोल कट चुका है, एसीटोन के कोई चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या बैठेगा, इसका सेकंड ऑप्शन बैठेगा। जरा एक बार देखते हैं चैट में क्या पूछा गया है। यस यस यस, बिल्कुल टेस्ट सीरीज के अंदर जो क्वेश्चंस डाले गए थे बहुत सारे बिल्कुल एज इट इज इसमें अंदर मैच हुए हैं, तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ही, तो मैचिंग तो होनी थी। ये आपसे डिस्कशन के दौरान बातचीत की थी जब भी बोल दिया गया था आप लोगों को, और ऐसा हुआ है, बिल्कुल मैच कर भी रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो टेस्ट सीरीज से मैच कर रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 57 नंबर, द रीएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विथ ग्लूकोज इज। ये भी बहुत आराम से अटेम्प्ट कर लिया होगा, क्योंकि इसमें तो आंसर में बहुत अच्छे से शिप एजेंट दिख रहा है। जब हम पढ़ते हैं ना साइक्लिक स्ट्रक्चर का एविडेंस हम पढ़ते हैं, तो हम ये सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा ये होता है कि ग्लूकोज जो है जिसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो टोलेन, बेनेडिक्ट और फेलिंग, इन तीनों रिएजेंट से तो रिएक्ट कर रहा है, और चौथा शिप जो एल्डिहाइड के 4 टेस्ट होते हैं उनमें से चौथे टेस्ट को नहीं देता है वो, ड्यू टू उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से नहीं देता है। तो ये शिप रिएजेंट तो वैसे हमको आंसर मिल गया। अब बच गए बाकी के 3, तो हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ तो ऑक्साइम बनाता है, ये हम पढ़ते हैं। फिनाइल हाइड्रोजीन ओसाजोन बनता है इससे, और एसिटिक एनाइड्राइड इससे पेंटा एसीटेट बन के आता है, ये 5 OH की प्रेजेंस को बताता है। तो आंसर क्या हो गया, ग्लूकोज शिप रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर 4th ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस, साइटोसिन पूछा है। साइटोसिन वो बेस है, पायरामिडीन बेस है पहली बात तो, और ये DNA RNA में दोनों में मिलता है। और इसके जो 4 ऑप्शंस डिजाइन हुए हैं यहाँ पे, अगर हम देखें इन चारों को तो बहुत आराम से 3 कट रहे हैं। सबसे पहली बात तो यूरेसिल आप याद करके जाते हो हमेशा, यूरेसिल ये रहा, तो यूरेसिल, ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर है, यूरिया मोइटी से निकालते हैं हम, इसमें एक भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं और 2 कीटो आ गए इस तरह से। ये यूरेसिल, यूरेसिल की 5 पोजीशन पे जब मिथाइल लगता है थाइमीन का स्ट्रक्चर बनता है, तो ये थाइमीन हो गया। तो ये दोनों तो कट गए, थाइमीन यूरेसिल, तो क्योंकि साइटोसिन पूछा था। अब ये जहां 2 मिथाइल लग जाए ऐसा तो कोई हम पायरामिडीन बेस पढ़ते ही नहीं है, तो ये वैसे ही कट गया। तो बचा कुछ एक ही आंसर मैच करना था, इस तरह से ही हमको डिजाइन करने थे, मतलब इसमें स्ट्राइक करने थे केस को पेपर के अंदर, और वो ये रहा जिसमें एक एमिनो आ जाता है और एक कीटो रहता है, इस तरह से। ये ही इसका आंसर है, सेकंड ऑप्शन। बाकी के 3 कट रहे हैं। 58 का आंसर सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट्स, 58 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
58 के बाद 59 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 59 नहीं, फिर सीधे 60 है, क्योंकि 59 नंबर जो है वो इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जिसका डिस्कशन अभी जस्ट मेरा डिस्कशन खत्म होते ही अभी दीपक सर आने वाले हैं और वो अभी आपसे डिस्कशन शुरू कर देंगे। ये डिस्कशन खत्म होते ही आगे के क्वेश्चन का डिस्कशन भी अभी लाइव होने वाला है आपके सामने, ठीक है। चलिए बात करते हैं, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन सेल्यूलोज का था। सेल्यूलोज इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ ओनली, तो बहुत आराम से कर दिया होगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, बहुत आराम से कर लिया होगा। डी गैलेक्टोज नाम की चीज कहाँ मिलती है बताओ, सेल्यूलोज स्टार्च में तो मिलता ही ग्लूकोज है दोनों के अंदर, तो डी गैलेक्टोज वाला तो वैसे ही कट गया, डी ग्लूकोज सही है, डी गैलेक्टोज वाला वैसे ही कट गया। अब इन दोनों में से चुनना है, तो यहाँ अल्फा ग्लाइकोसाइडिक है और यहाँ बीटा है। हमें पता है सेल्यूलोज में बीटा लिंकेज होता है और स्टार्च में अल्फा लिंकेज मिलते हैं, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक, ठीक है। तो ये बहुत आराम से थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, विटामिन के, ये लो जी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि अगर आपको विटामिन के का केमिकल नेम याद था तो आपने वैसे ही फाइलोक्विनोन अटेम्प्ट कर दिया होगा। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम होता है, तो साइनोकोबालामिन तो वैसे ही स्ट्राइक कर गया होगा कि यार ये तो विटामिन B12 आ गया, ठीक है ना। तो इसमें आंसर ऑटोमेटिकली आपको ले फाइलोक्विनोन तक। अब फाइलोक्विनोन नाम से एक ही ऑप्शन है, देखिए, है ना, फाइलोक्विनोन नाम से आपका ऑप्शन एक ही है। आगे राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड है ना, तो राइबोफ्लेविन B6 और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो अपना विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी हो गया। तो फाइलोक्विनोन एक इकलौता ऑप्शन है और उसके साथ आगे दिया हुआ है इट इज सॉल्युबल इन ऑयल एंड फैट, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल होता है विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल होता है बेसिकली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 61 के बाद डायरेक्टली 95 नंबर क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं, और ये क्वेश्चन जो आरएस नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत आराम से आपने इसमें आरएस नॉमेनक्लेचर कर लिया होगा, है ना, तो बहुत आराम से आपने आरएस नॉमेनक्लेचर किया होगा। मैं फिर भी एक बार सॉल्व कर देता हूं, दोनों में आर आएगा, आंसर जो आ रहा है इसके अंदर दोनों में आर आएगा। और ये टेस्ट सीरीज के दौरान भी ये सवाल आया था, और इसमें पहला नंबर इस कायरल सेंटर पे बीआर को देंगे सीआईपी के अकॉर्डिंग, और उसके बाद दूसरा ये जो कायरल सेंटर है इसमें कार्बन पे ब्रोमाइड है, इसलिए दूसरा नंबर इस बड़े से ग्रुप को देंगे, तीसरा इसको, फोर्थ नंबर हाइड्रोजन को जाएगा, फोर्थ नंबर हॉरिजॉन्टल पे है, और हॉरिजॉन्टल पे है तो फिशर फॉर्मूले में आंसर रिवर्स को पहले याद रखते हैं, उसके बाद 1 से 2 से 3 की तरफ मूव करेंगे एंटी क्लॉक, और एंटी क्लॉक 1 से 2 से 3 की तरफ, तो 4 हॉरिजॉन्टल पे है तो आंसर रिवर्स करना है, एस से उल्टा आर हो जाएगा। तो ऊपर वाले कायरल सेंटर पे आर बैठ गया। चलिए अब नीचे वाले कायरल सेंटर की बात करें, पहला नंबर बी आर को, दूसरा नंबर इस बड़े से लिगेंड को, कायरल लिगेंड को जिसमें बी आर जुड़ा हुआ है कार्बन से, तीसरा नंबर मिथाइल को, फोर्थ लोएस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन को जाएगी, फोर्थ नंबर फिर से हॉरिजॉन्टल पे आ गया, आंसर रिवर्स का ध्यान रखना था, 1 से 2 से 3 की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, एस का उल्टा आर आ गया, दोनों पे आर आ रहा है, दोनों पे आर, 2R 3R, ये रहा वो ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल, लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, बहुत आराम से कर दिया होगा। लीस्ट स्टेबल पूछा है, तो लीस्ट स्टेबल तो एक्लिप्स्ड होता है, मोस्ट स्टेबल होता है स्टैगर्ड एंटी, और लीस्ट स्टेबल होता है एक्लिप्स्ड। अब एक्लिप्स्ड में भी नॉर्मल ब्यूटेन का जो फुली एक्लिप्स्ड होता है, जिसमें मिथाइल 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 और मिथाइल दोनों फुली एक्लिप्स्ड आ जाते हैं, ये वाला कंफर्मेशन जो है उसमें टॉर्शनल स्ट्रेन भी और मिथाइल मिथाइल रिपल्शन भी आ जाता है, यही सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, फुली एक्लिप्स्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल, तो इन चारों की स्ट्रक्चर आपने डिजाइन की होगी। पहला स्ट्रक्चर 2,4 हेप्टाडाइन, देखो जरा, आपसे पूछा है डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल, हमने कितनी बार इस तरह के सवाल टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस किए थे, कौन शो करता है कौन नहीं करता, है ना, वही पैटर्न रखा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर सवालों का वही पैटर्न रहा है, आरएस का सवाल आया है, ज्योमेट्रिकल का सवाल आया है, वही कन्फर्मेशनल का सवाल है, और वही सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आप देखते चलो, लगभग मेरे हिसाब से सारे ही सवाल जो है वो टेस्ट सीरीज के अंदर डल भी गए थे। और अगर मान लो नहीं भी डले, मान लो कुछ एक आध सवाल नए भी दिखे, तो कॉन्सेप्ट वही अप्लाई हो रहा है जो आपने ऑलमोस्ट सॉल्व किया था, और बाकी तो कंटेंट तो आपने पूरा पढ़ा ही है ना। तो कुल मिलाकर के आप ये देखो कि हम क्या ट्रिक लेते थे यहाँ काम में ज्योमेट्रिकल के लिए, कि हाँ डबल बॉन्ड हो और ए बी अलग अलग हो, और यहाँ भी ए बी और ए बी अलग अलग लिगेंड्स हो, ऐसा डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो करता है। तो इस हिसाब से जब आपने स्ट्रक्चर बनाई होगी तो हर कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड दिए हुए हैं,
दोनों में से अगर कोई एक भी शो कर गया तो इसका मतलब वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल दे रहा है। अब आप देखो जैसे कि पहला कंपाउंड 2,4 हेप्टाडाइन, हेप्टा का मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, इसकी 2 और इसके बाद 4 पे डबल बॉन्ड। जब 2 पे डबल बॉन्ड लगा रहे हो ये भी ज्योमेट्रिकल देगा, और 4 पे लगा रहे हो ये भी ज्योमेट्रिकल देगा। ए बी और ए बी की कंडीशन फॉलो होगी। इसके लिए आपको हाइड्रोजन्स और हाइड्रोजन्स लगाने हैं, आप लगा के देख लो, बहुत आराम से स्ट्राइक कर जाएगा। ये देगा 2,4 हेप्टाडाइन ज्योमेट्रिकल देगा। 1,3 पेंटाडाइन, 1,3 पेंटाडाइन में 5 कार्बन बनाए और 1 पे डबल बॉन्ड लगाया और 3 पे लगाया। अब 1 पे डबल बॉन्ड लगाया तो 2 हाइड्रोजन आ गए, ये नहीं देगा। लेकिन जो 3 वाला डबल बॉन्ड है आप ढंग से चेक करो, ए बी और ए बी की कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये दे रहा है। इसका मतलब एक डबल बॉन्ड भी अगर दे रहा है तो ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है। 2,4 हेक्साडाइन, 2,4 हेक्साडाइन की स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 2 ये डबल बॉन्ड, 4 ये डबल बॉन्ड। अब आप देखो दोनों ही डबल बॉन्ड बहुत अच्छी खासी ज्योमेट्रिकल शो कर रहे हैं। आप आराम से ए बी की कंडीशन फॉलो करके देख लो, बहुत आराम से पहचान जाओगे आप। अब बच गया लास्ट ऑप्शन, तो इसका मतलब यही आंसर है 1,4 पेंटाडाइन। 1,4 पेंटाडाइन की स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो 1,4 पेंटाडाइन ये होता है 1 2 3 4 5, 1 और 4 पे 2 डबल बॉन्ड, 1,4 पेंटाडाइन। इधर वाले डबल बॉन्ड पे भी 2 हाइड्रोजन आ गए, इधर वाले पे भी 2 हाइड्रोजन आ गए, दोनों ही ज्योमेट्रिकल नहीं दे रहे। इसका मतलब ये कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जो पूरी तरह से ज्योमेट्रिकल नहीं दे रहा है, इसमें एक भी डबल बॉन्ड ऐसा नहीं है जो ज्योमेट्रिकल देगा। तो आंसर 4th ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1,4 पेंटाडाइन। अगला सवाल, द स्ट्रक्चर ऑफ Z2 क्लोरो 3 मिथॉक्सी प्रॉप 2 इनोइक एसिड। ध्यान देना, इसमें क्या होता है, इस तरह के सवाल के अंदर सीधे ऑप्शन पे जाएं, और आप गए भी होंगे। सीधे ऑप्शन पे जाने के बाद में क्या है, सबसे पहले तो ये देखा तो 2 ऑप्शन तो शुरू में ही ऐसे कट गए कि 2 क्लोरो 3 मिथॉक्सी, यानी 2 पे क्लोरो आए 3 पे मिथॉक्सी आए इनोइक एसिड में, प्रॉप इनोइक में। तो आप ये देखोगे कि ऑप्शन नंबर जो 2 दिया हुआ है इसके अंदर 2 पे मिथॉक्सी और 3 पे क्लोरो आ गया, क्योंकि नंबरिंग तो IUPAC की 1 कार्बोक्सिलिक से शुरू होगी। 1 2 पे मिथॉक्सी और 3 पे क्लोरो, ये गलत है, IUPAC के हिसाब से गलत हो गया, जेड तो बहुत दूर की बात है। थर्ड ऑप्शन देखना 1 2 3, इसमें भी क्या किया, 2 पे मिथॉक्सी 3 पे क्लोरो दे दिया, जबकि नाम में 2 पे तो क्लोरो है और 3 पे मिथॉक्सी है, ये भी गलत हो गया। तो दूसरा और तीसरा तो वैसे ही कट चुका है। अब बच गए 1 और 4, इनकी अगर हम IUPAC नंबरिंग करें तो 2 पे क्लोरो और 3 पे मिथॉक्सी, 2 पे क्लोरो और 3 पे मिथॉक्सी है। अब आपको क्या करना था, EZ नॉमेनक्लेचर करना था। 1 और 4th ऑप्शन में जब आप EZ करोगे तो चलिए पहले तो हम इसका EZ करते हैं। क्लोरीन को 1 CIP के हिसाब से, कार्बोक्सिलिक 2 पे जाएगा, OMe फर्स्ट पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा। सही है ना भाई, CIP के हिसाब से क्लोरीन ज़्यादा है, इसका तो कार्बन ही गिनोगे, इसका क्लोरीन गिनोगे तो 1 2 और 1 2, 1 1 ऑपोजिट, ये तो E डबल बॉन्ड है, ये लो ये कट गया। तो बचा क्या, यही बचा। इसका कर लेते हैं EZ नंबर 1 2 और 1 2, ये Z डबल बॉन्ड। जब 1 और 1 सेम साइड आते हैं उसको Z बोलते हैं। तो आंसर क्या आया इसका, 4th ऑप्शन आ गया, Z2 क्लोरो 3 मिथॉक्सी प्रॉप 2 इनोइक एसिड। 4th ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, 99 पे। ए कंपाउंड X ऑन एल्डोल कंडेंसेशन फॉर्म ए कंपाउंड Y, ठीक है, विच ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स मेसिटाइल ऑक्साइड। बोला था ना मेसिटाइल ऑक्साइड फिर है, इस पेपर के अंदर दोबारा आएगा, देखना। तो आप देख रहे हो कि एक्चुअली लैंग्वेज कह रही है कि एक कंपाउंड X है, एक कंपाउंड X है जो एल्डोल कंडेंसेशन करने पर Y बना रहा है, जिसका डिहाइड्रेशन करने पर मेसिटाइल ऑक्साइड आ रहा है। तो पहले मेसिटाइल ऑक्साइड को डिजाइन किया, और ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले मेसिटाइल ऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है, एल्डोल कंडेंसेशन के दौरान इसकी चर्चा अच्छे से होती है, इसलिए ये तो स्ट्रक्चर आनी भी चाहिए थी। और वैसे भी मेसिटाइल ऑक्साइड एसीटोन की एल्डोल कंडेंसेशन से बनता है। अगर मान लो ये भी याद नहीं रहा तो ये तो ध्यान है ना कि मेसिटाइल ऑक्साइड अगर स्ट्रक्चर बन गई तो डेफिनेटली ये डिहाइड्रेशन से आया, यानी H2 निकलने से, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, ये इसमें Y होंगे। क्यों, बिकॉज इसके अंदर आप यहां से अल्फा H और ये H2O निकालते हो, रिलीज करते हो, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ये Y है ना। और ये किससे बनते हैं, एसीटोन की एल्डोल कंडेंसेशन, जो नॉर्मली बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस डाल करके कराई जाती है। तो X तो हो गया एसीटोन, यानी प्रोपेनोन नाम आ रहा है IUPAC में, X तो, और
वाई का यदि आप IUPAC नाम लिखोगे जैसा कि ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो यदि आप लिखोगे वाई का IUPAC नाम तो 1 2 3 4 5, 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट 2 ऑन या 2 पेंटेनॉन, है ना, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, ये रहा। तो आप देख रहे हो एक तो प्रोपेनॉन है, एक 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉन है। प्रोपेनॉन के साथ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल गलत है, एथेनेल और इसका तो कोई चांस ही नहीं है। तो आंसर आपको मिल चुका है इस क्वेश्चन का, फोर्थ ऑप्शन प्रोपेनॉन 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉन। अगला सवाल 100 नंबर, ये विटिग रिएक्शन का केस था। बस इसमें आपको क्या होता है कि जो एजेंट दिया हुआ है उसको पहचानना होता है कार्बोनाइल के साथ। अगर आपने इसको पहचान लिया तो डायरेक्ट केस सॉल्व होता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है PH3 डबल बॉन्ड CH2, ये है फॉस्फोरेन, इनको फॉस्फोरस जिलेट भी कहते हैं। ये विटिग रिएजेंट होते हैं, विटिग रिएक्शन में काम आते हैं। जब इनको कार्बोनाइल के साथ डाला जाता है तो यहाँ से सीधे इसको हटाते हैं और इस हिस्से को इससे जोड़ के और डायरेक्ट ये एल्कीन बनाते हैं। ये देखो, बस यही ऑप्शन ढूंढना था और ये पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर, देखो। और उसका कोई चांस नहीं है, रिडक्शन करा दिया एल्कीन का, आगे रिड्यूसिंग एजेंट डाला ही नहीं है, इसका कोई चांस नहीं है, इसका कोई चांस नहीं है ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एज पर कान इल्गोन प्लिलोग रूल, CIP रूल के हिसाब से। ये लीजिए स्टीरियो का एक और सवाल आ गया। जैसे कि बातचीत हो ही रही थी टेस्ट सीरीज के दौरान कि कम से कम 4 से 5 सवाल स्टीरियो के, तो देख लो ना 5 सवाल आ ही रहे हैं स्टीरियो के, अच्छे खासे आए हैं, वही पैटर्न फॉलो हुआ है ऑलमोस्ट जो है। मैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ इस समय, तो मैं तो ऑर्गेनिक के लिए बात करूँगा, बाकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल की चर्चा जो है वो आपसे आगे अगले थोड़ी देर के अंदर ही दीपक सर करने वाले हैं, तो वो भी डिस्कशन हो ही जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ बात करें स्टूडेंट्स, तो CIP रूल के हिसाब से अगर बात करें तो Cl, CHO, OH और COH, इनमें सब में देखो Cl का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर सबसे पहले CIP में देखते हैं प्रायोरिटी में, Cl का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है, Cl सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर रहेगा तो वो OH उसके बाद प्रायोरिटी पे रहेगा। उसके बाद कार्बन आते हैं। अब कार्बन वाले ग्रुप्स में जहाँ 2 ऑक्सीजन आ गए COH, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा आती है, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी कम होती है। तो ऑर्डर क्या आया CIP रूल के हिसाब से, प्रायोरिटी का, ग्रुप्स की, सीक्वेंस का, ये ऑर्डर आया, ये रहा आंसर, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 2 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड अंडर द कैटालाइटिक इन्फ्लुएंस ऑफ साइनाइड माइनस आयन gives 2 hydroxy 1,2 diphenyl ethanol, the reaction is known as benzoin condensation। पहचानना, साइनाइड से था, नेम्ड रिएक्शन पढ़ते हो, जब भी आइडेंटिफिकेशन बताई जाती है कि साइनाइड अगर आ जाए बेंजल्डिहाइडो के साथ, साइनाइड अगर डाला जाता है बेंजल्डिहाइडो के साथ, देखिए इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जब बेंजल्डिहाइड के साथ साइनाइड डाला जाता है, एरोमेटिक एल्डिहाइडो के साथ जब भी साइनाइड डाला जाता है तो ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, 2 एरोमेटिक एल्डिहाइड को कंडेंस करके ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है, ये वाला, जिसका जब आप नाम लिखोगे IUPAC तो वो नाम बैठेगा 1,2 हाइड्रोक्सी 1,2 डाइफिनाइल एथेनॉन, यही नाम इसका बैठेगा, जिसको बेंजोइन भी कहते हैं। और इस रिएक्शन का नाम होता है बेंजोइन कंडेंसेशन, है ना। तो आप देखोगे कि 102 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेंजोइन कंडेंसेशन। अगला सवाल, द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द एडिशन ऑफ मेलोनिक एस्टर टू द एक्रोलीन इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5ONA होगा, ये है ना, सोडियम इथॉक्साइड दिया हुआ है पेपर में। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ टाइपिंग मिस्टेक में, C2H5ONA। सोडियम इथॉक्साइड एक बेस होता है, मेलोनिक एस्टर के साथ एक्रोलीन अगर के साथ में इसको लेते हैं तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ एक बार जरा, एक्रोलीन और मेलोनिक एस्टर को हम लिख देते हैं इस तरह से। आप देखोगे दोनों सवाल लगातार मेलोनिक एस्टर वाले, एक नोवेल जेल का आ गया और एक सवाल ये वाला आ गया, है ना। इस सवाल में क्या, मेलोनिक एस्टर के साथ आगे दिया हुआ है सोडियम इथॉक्साइड, है ना। अब सोडियम इथॉक्साइड एक बेस है,
मेलोनिक एस्टर जो है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, ये यहां से अपनी प्रोटॉन लूज करेगा और ये बन जाएगा देखो सॉल्ट, सोडियम वाला मेलोनेट एनायन, ये वाला, ये कार्बन आयन है, इनोलेट आयन ही तो कहते हैं इसको। अब बेसिक मीडियम में ये कार्बन आयन ही तो बनता है, और ये इस एक्रोलीन के साथ में माइकल एडिशन करता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स पर। ये इनोलेट आयन सॉफ्ट रिएजेंट में देखे जाते हैं, माइकल एडिशन वगैरह करते हैं नॉर्मली। हमसे तो प्रोडक्ट भी नहीं पूछा है, हमसे तो केवल इंटरमीडिएट। आप चाहे माइकल का इंटरमीडिएट देख लो, आप चाहे ये जो अटैक करने वाला इनोलेट है उसको देख लो, दोनों के अंदर ही कार्बन आयन आते हैं। आंसर कार्बन आयन होगा। नाइट्रीन कोई चांस नहीं, कार्बोकेटाइन कोई चांस नहीं, कार्बीन कोई लेना देना नहीं, बेस्ट आंसर कार्बन आयन आ रहा है। चलिए जी, है ना, तो इसमें माइकल एडिशन होकर के आगे प्रोडक्ट बन जाता है सिंपली, और क्या है बस। फिलहाल जो है 103 का आंसर कार्बन आयन हो चुका है। आगे हम देखते हैं 104। मैंने बोला ना आप लोगों को कि एक केस नोवेल जेल का आया मेलोनिक एस्टर वाला, अब प्रॉपर केस, इसको आइडेंटिफाई हमें करना होता है। बस हमने पहचान लिया, क्योंकि इथाइल मेलोनेट जहाँ आ जाते हैं मेलोनिक एस्टर अगर बेंजल्डिहाइड के साथ डाले हुए हैं, मेलोनिक एस्टर और ऑर्गेनिक बेस अगर डाला हुआ है पिरिडीन वगैरह, हम पढ़ते हैं ना ऑर्गेनिक बेस डालते हैं PY पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो पहले तो H2O निकलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये डाई एस्टर बनते हैं, हाँ जी, और उसके बाद में आगे एंड प्रोडक्ट को आगे जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं और हीट करते हैं, तो जब इसका आगे हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो इस तरफ लिख देता हूं देखना, इसका जब आगे हाइड्रोलाइसिस कराते हैं और हीट करते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस पर दोनों एस्टर के एसिड बनते हैं, दोनों एस्टर के एसिड में से एक CO2 निकल जाती है, और निकल के फाइनल प्रोडक्ट सिनामिक एसिड बनता है। पूरी रिएक्शन को नोबल जेल कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, ठीक। तो इसका आंसर तो सिनामिक एसिड आ रहा है, ये रहा। तो प्रोडक्ट ही तो पूछा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड एंड बेंजाइल अल्कोहल, नहीं नहीं नहीं, ये तो कैनिजारो में होता है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, नहीं, आंसर हो गया है सिनामिक एसिड। फिनाइल एसिटिक एसिड नहीं बनेगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर बैठेगा 104 का। 105, ए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड A react with tin HCl followed by nitrous acid, okay, to give compound B which on treatment with aniline gives yellow dye, यानी कि ये डाई एजोडाइज रिएक्शन हो रही है, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है, और आपसे पूछा कंपाउंड A क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें यहाँ पर पहचानने में आ रहा था, यहाँ से इस क्वेश्चन में टिन HCl डालने का मतलब है इससे शुरू करना। अगर ये नहीं होता, डायरेक्टली यहां से शुरू होती, तो फिर ये आंसर आता। यानी कि आंसर क्या हुआ, कंपाउंड ए नाइट्रोबेंजीन है। अब सोचो, नाइट्रोबेंजीन जब लेते हैं तो नाइट्रोबेंजीन पर टिन और HCl क्या करते हैं, रिडक्शन करके एनिलीन देते हैं। एनिलीन पर नाइट्रस एसिड क्या करता है, डायजोनियम सॉल्ट बनाता है। डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगेन आगे अगर एनिलीन से कराई जाती है, तो ये एजोडाइज डायजोनियम कपलिंग रिएक्शन होती है, और इसमें फाइनली एजोडाइज बनते हैं। येलो कलर की डाइज में बताई हुई है क्वेश्चन के अंदर जो बनती है, देखो जरा इसको चेक करो। तो इस हिसाब से आंसर हमारा वैसे ही निकल गया, थर्ड ऑप्शन है ना। ये और इसके तो कोई चांस ही नहीं है, इन दोनों में से चुनना था, टिन और HCl के हिसाब से थर्ड ऑप्शन हो गया। 106 नंबर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स DDT। तो DDT की फॉर्मेशन, ये पेटेंट सवाल है, RPSC फर्स्ट ग्रेड DDT के सवाल को हर बार पूछता है, इस बार भी पूछ ही लिया, है ना। और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम पढ़ते हैं ना, DDT की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो हम यही तो पढ़ते हैं, क्लोरल से क्लोरल लेते हैं और क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं एसिडिक मीडियम में, और H2O निकाल के हम DDT बना लेते हैं। DDT का स्ट्रक्चर तो बनी जाएगा, H2O निकल के ये दोनों बॉन्ड जोड़ के, है ना, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन जिसको बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड होता है। तो क्लोरल आंसर हो गया, क्योंकि क्लोरोबेंजीन के साथ क्या लेंगे, क्लोरल लेंगे, जिससे DDT बनेगा। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अरेंज द फॉलोइंग अमीन इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम। तो यहाँ पर दिक्कत कहाँ आई होगी, अगर कुछ स्टूडेंट्स को आई होगी, तो ये तो एरोमेटिक अमीन है, ये तो लीस्ट पे रहती है। ये एरोमेटिक अमीन एनिलीन है, देखो इसमें फिनाइल रिंग से NH2 अटैच है, तो इसका लॉन पेयर तो बेंजीन रिंग में चला जाता है, ये तो लीस्ट पे रहेगी रेजोनेंस की वजह से। ये बेंजाइल है, इसको हम एरोमेटिक नहीं बोलते, हम इसको एलिफेटिक में गिनते हैं क्योंकि बीच में sp3 कार्बन आ गया। और ये एलिफेटिक, ये एलिफेटिक, ये इथाइल अमीन 1 डिग्री है, ये इथाइल अमीन 2 डिग्री है। जब आप मिथाइल से ऑर्डर याद करना स्टार्ट करते हो 2 1 3 एक्वस फेज में, सॉल्यूशन फेज में, इथाइल के लिए क्या पढ़ते हो 2 3 1, एनसीईआरटी के हिसाब से भी यही चलता है, इंडक्टिव लग जाता है। तो यहाँ 2 डिग्री और 1 डिग्री इथाइल में 2 1 से ज्यादा है, तो चलो जी ये तो क्लियर हो गया कि डी सी से ज्यादा बेसिक होगा। आपसे पूछा है डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम सॉल्यूशन फेज में, तो डी का मतलब 2 डिग्री अमीन है और सी का मतलब 1 डिग्री इथाइल अमीन थी। अब अगर इन दोनों का कंपटीशन अगर आप इस तरह की बेंजाइल अमीन से करा रहे हो, ये लीजिए भाई बेंजाइल अमीन डिजाइन कर लेते हैं, इसमें और इन दोनों के अंदर आपको इंडक्टिव इफेक्ट दिखेगा। यहाँ sp2 कार्बन है बेंजीन का, इसका -I लगता है जो इसकी बेसिसिटी को रिड्यूस कर देता है। इन दोनों से इसका कंपैरिजन कर रहे हो जब की बात हो रही है, इससे मत करना, इन दोनों से। तो इसका मतलब डी और सी से कम बेसिसिटी किसकी आएगी, बी की आएगी, और बी से कम ए की आएगी। ए तो वैसे भी लिस्ट पे है, ए जिसमें लिस्ट पे उन ऑप्शंस में ही देखना था, और आंसर बैठा डी सी बी और ए, यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, डी सी बी ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये वाली रिएक्शन पैराक्रिसॉल की रिएक्शन, और वो भी डायजोनियम सॉल्ट से है। स्टूडेंट्स, पैराक्रिसॉल की रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट से कराई हुई है, और है ना बेसिक मीडियम डाला हुआ है, और जो ऑप्शंस डिजाइन हो रहे हैं उसमें हमें दिख रहा है कि एजोडाइज बनाई हुई है। तो डायजोनियम सॉल्ट जब फिनॉल से रिएक्ट करता है तो ये डाई एजोनियम कपलिंग का केस होता है, और ये वहाँ आप अच्छी तरह से पढ़ते हो कि डायजोनियम कपलिंग में यदि फिनॉल की पैरा पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो ये ऑर्थो पर अटैक करता है, ऑर्थो पर कपलिंग होती है OH की, ना कि मिथाइल की ऑर्थो पर, है ना, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OH है, तो इसलिए ये कट जाएगा, इसके कोई चांस नहीं है, इसके भी कोई चांस नहीं है जब मिथाइल को ही हटा दिया। तो बेस्ट आंसर सेकंड ऑप्शन आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The reduction of nitrobenzene in the presence of zinc NaOH will produce, पेटेंट सवाल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, कई बार डिस्कशन हुआ इस क्वेश्चन का भी, और इसका आंसर आरपीएससी हमेशा हाइड्रोजोबेंजीन मानती है, यानी कि जब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन जिंक NaOH बेसिक मीडियम में जिंक डाल के, तो यहाँ लिमिट नहीं दी है आपको, यहाँ ये नहीं लिखा है कि मैथेनॉलिक NaOH है या 2 इक्विवेलेंट जिंक के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब कुछ नहीं है तो हम मानते हैं कि ये वाटर एक्वस फेज में रिएक्शन हो रही है और जिंक की एक्सिस है, और ऐसी सिचुएशन में फाइनल रिडक्शन प्रोडक्ट हाइड्रोजोबेंजीन बनाते हैं। हाइड्रोजोबेंजीन बनाना होता है, ये तो बिल्कुल रिपीट ही हुआ है सवाल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का ही दोबारा से, है ना। एजोक्सी के तो कोई चांस ही नहीं थे, इसके भी कोई चांस नहीं थे, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स को। तो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन हाइड्रोजोबेंजीन रहेगा। 110 नंबर पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये तो मेरे को लगता है लास्ट वाले टेस्ट पेपर में भी डिस्कस हुआ था उस समय भी, और हर समय एक ही बात चलती है कि जब भी ब्रॉड और नैरो स्पेक्ट्रम की बात आए तो हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पर एक ही दवाई, एक ही ड्रग को याद रखते हैं एंटीबायोटिक को, और वो है पेनिसिलिन जी, जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। ये नैरो स्पेक्ट्रम है। बाकी अब दिख ही रहा है क्लोरेमफेनिकोल, एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन एमोक्सिलिन सिंथेटिक डेरिवेटिव है पेनिसिलिन के, और सिंथेटिक तो बनाए ब्रॉड स्पेक्ट्रम थे, तो आंसर पेनिसिलिन जी कर दिया होगा बहुत आराम से। इसका आंसर पेनिसिलिन जी होगा। ब्रॉड नॉट पूछा है, देखो नॉट है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, तो आंसर पेनिसिलिन जी हो गया। चलिए भाई अगला सवाल, नोवोलैक इच, नोवोलैक फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड
कंडेंसेशन रेजिन जब बनाते हैं बैकेलाइट के दौरान बीच में बनता है, ठीक है ना। तो नोवोलैक इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड कंडेंसेशन करा के नोवोलैक बनता है तो ये लीनियर बनता है, जिसको फर्दर हीट करने पर एक थर्मोसेटिंग क्रॉस लिंक्ड बैकेलाइट में कन्वर्ट होता है। परंतु पहले नोवोलैक लीनियर होता है, क्रॉस लिंक नहीं होता। इस हिसाब से आपका आंसर बैठेगा नोवोलैक के अंदर लीनियर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। क्रॉस लिंक कंडेंसेशन प्रोडक्ट नहीं होगा ये। और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड तो वैसे ही काट दिया होगा आप लोगों ने, क्योंकि नोवोलैक हम बैकेलाइट के दौरान हमेशा याद रखते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 112 नंबर, ए कोपॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ विनाइलिडीन क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड इज नॉन एज। मतलब ऐसा पॉलीमर के अंदर बहुत कम होता है कि आरपीएससी इस टाइप का सवाल डाले जो एनसीईआरटी के भी बाहर का लेवल है, और ग्रेजुएशन में भी जनरली जिस तरह का पॉलीमर नहीं पढ़ा जाता है उससे भी बाहर का अलग टाइप का है। पॉपुलर सारान इज ऑल्सो ए पॉपुलर, सारान इज पॉपुलर पॉलीमर, बट ये है कि ये पढ़ा नहीं जाता। अब देखो ना, सारान और फाइनियन ये ऐसे पॉलीमर है जिनके नाम नॉर्मली कैंडिडेट नहीं सुनते थे। मुझे याद है अच्छी तरह से कि परलोन वगैरह का डिस्कशन तो हुआ है, डेक्रोन तो बहुत फेमस है, टेरिलिन जिसको बोला जाता है, डेक्रोन फाइबर तो हम जानते ही थे। तो कुल मिला के, और परलोन जो है वो बेसिकली नायलॉन के लिए बोला जाता था, नायलॉन का ही दूसरा नाम फेमस नाम परलोन था। तो कुल मिलाकर के ये तो पता लग गया कि यहाँ पर परलोन और डेक्रोन के तो कोई चांस ही नहीं है। अब यहाँ जो कोपॉलीमर बनाया हुआ है वो कंडेंसेशन करके विनाइलिडीन और वाइनिल क्लोराइड, तो वाइनिल क्लोराइड हम पीवीसी में पढ़ते हैं, ये जरूर हमें ध्यान है, परंतु ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ जो है आपको मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर बैठा है जाके सारान। सारान के अंदर एक्चुअली क्या होता है, मेनली 85% तक वाइनिलिडीन क्लोराइड होता है। वाइनिलिडीन क्लोराइड जो है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये बैठता है। आपको मैं बता दूं, एक आप पढ़ते हो इथाइलिडीन क्लोराइड, ये एक फेमस कंपाउंड है। इथाइलिडीन क्लोराइड इसको बोलते हैं, जैम डाई क्लोरो को। ऐसे विनाइल के अंदर जैम डाई क्लोरो लगा दें तो ये बनता है वाइनिलिडीन क्लोराइड। इसका एन मॉलिक्यूल जब पॉलीमराइज होते हैं, तो जब पॉलीमराइज होते हैं इसके एन मॉलिक्यूल, तो ऐसे डिजाइन कर देता हूं मैं इसको, ये इसका होल एन, तो ये बनता है पॉली विनाइलिडीन क्लोराइड, पीवीडीसी। पीवीडीसी को ही सारान बोला जाता है। और सारान जो होता है ये एक पॉलीमर, ये एक प्लास्टिक पॉलीमर है। आप देखोगे कि ये एक प्लास्टिक पॉलीमर है, आप ये देखोगे कि ये बेसिकली रैपिंग में काम आता है। सारान रैप बोलते हैं इसको। तो रैपिंग जो पन्नी होती है, रैपिंग जो प्लास्टिक होता है बेसिकली, है ना, जो पॉलीथीन हम बोलते हैं जिसको रैपिंग, वो सारान होता है, ठीक है। कुल मिला के इसका आंसर अब फोर्थ ऑप्शन सारान है। अब जिस स्टूडेंट्स को स्ट्राइक कर गया उसने कर लिया, अदरवाइज ठीक है, क्योंकि यहाँ इन दो के अंदर ही थोड़ा सा डाउट रहा होगा। चलिए भाई, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर वाला क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हुआ होगा। इसके अंदर एक ही ऑप्शन बेस्ट दिख रहा है और वो ऑप्शन है PHBV। PHBV ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर अमंग दी फॉलोइंग इज, क्या आंसर है, PHBV, है ना। हम पढ़ते हैं, दो ही पढ़ते हैं हम एनसीईआरटी बेस्ड बायोडिग्रेडेबल के अंदर, एक PHBV और एक नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6, दोनों में से एक ऑप्शन मिल गया हमें। बैकेलाइट, टेफ्लॉन, PVC इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, आंसर PHBV हो गया। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज एंटी डिप्रेसेंट। शुरुआत में ही एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के अंदर दो नाम पढ़ते हो, फेनाइलजीन और आइप्रोनियाजिड। तो ये रहे आइप्रोनियाजिड, फेनाइलजीन, दो नाम आपने एंटी डिप्रेसेंट में शुरू में पढ़ते हो। ये एक एंटीस्टामिन होती है, ब्रोमफेनिरामिन। सल्डेन टर्फेनाडिन एक एंटीस्टामिन होती है, और मॉर्फिन जो है वो एक नार्कोटिक पेनकिलर एनाल्जेसिक होती है। तो आराम से मुझे लगता है कि ड्रग्स के अंदर तो बहुत आराम से अटेम्प्टिंग हो गई होगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज के अंदर भी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी थी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का था कार्बन डाइसल्फाइड। तो जैसा एडिशन कार्बन डाइऑक्साइड पे कराते हैं वैसा ही तो कार्बन डाइसल्फाइड पे भी होता है, सेम रिएक्शन है। ये देखिए, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड पर इस तरह से। तो क्या होता है, एडिशन होता है और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे CO2 से आप एथेनोइक एसिड बनाते हो, वैसे ही यहाँ पर डाइथायोएथेनोइक एसिड बनता है।
इसका नाम क्या है, डाइथायोएथेनोइक। जब यहाँ CO2 लेते हैं तो एथेनोइक एसिड बनता है, और जब हम CH2 लेते हैं तो डाइथायोएथेनोइक एसिड बनता है। आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एंजाइम्स का था, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच। बहुत ये पूरा ये तो रिपीट हुआ है सवाल अपना टेस्ट सीरीज का, जिट इज रिपीट है ये सवाल, तो अभी पिछले दिनों डिस्कशन में भी गया है। तो देखिए इसको आपने बहुत आराम से सॉल्व कर लिया होगा। इन्वर्टेज फोर्थ पे जाके मैच कर रहा है, सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट, इन्वर्ट शुगर इसी को तो बोलते हैं, फोर्थ पे मैच हो रहा है। डाइस्टेज स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्जन करता है। पेप्सिन प्रोटीन के लिए होता है, हाँ जी सेकंड पे। और माल्टेज माल्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्जन के लिए होता है। 4 1 2 3 मैचिंग, 4 1 2 3 फोर्थ ऑप्शन है ये, देखिए 4 1 2 3 इसका आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड विथ सोडियम इथॉक्साइड। ये रिएक्शन जो है ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस का केस है। सोडियम इथॉक्साइड को मैं इधर लिख देता हूं, RONA सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, और इथाइल आयोडाइड को मैं इधर लिख देता हूं, और विलियमसन ईथर स्ट्राइक कर जाएगा। और विलियमसन ईथर जब स्ट्राइक कर जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्ट्राइक कर जाएगा, आपको SN2 स्ट्राइक कर जाएगा। वैसे तो यहाँ SN2 SN1 तो है ही नहीं, यहाँ तो केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को टिक करना है। देखो जरा एक बार, क्लियर? ये हो गया 134 नंबर, थर्ड ऑप्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया हुआ है, और नेम्ड रिएक्शन भी ऐसी डाली हुई है जो जनरली नहीं पढ़ी जाती है। फिनॉल रिएक्ट विद इथाइल एसीटोएसीटेट, ये एक्चुअली हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की रिएक्शन आ गई अब, पैचमान कंडेंसेशन। इसके अंदर क्या होता है, जब फिनॉल की रिएक्शन इथाइल एसीटोएसीटेट एसिटिक एस्टर से कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो कुमेरीन बनता है। कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर इस रिएक्शन की बात हो रही है तो फर्स्ट ग्रेड लेवल पे कैसे बनता है कि जब फिनॉल की रिएक्शन, ये देखिए किससे, एसिटोएसिटिक एस्टर को ऐसे डिजाइन कर देते हैं। कैसे डिजाइन करते हैं देखना, CH3 CO CH2 और यहां CO और OET। आप ढंग से देख लो, ये वही एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, एसिडोएसिटिक एस्टर है ये, देख लिया। एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन कराते हैं तो पहले यहां एस्टर पे अटैक होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होकर के पहले ये बनता है, देखो इस टाइप का प्रोडक्ट आता है। अब इस टाइप के प्रोडक्ट पर स्पॉन्टेनियसली स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में इधर से अटैक होता है, इधर से, यहां से, और यहां से अटैक होकर के 6 मेंबर्ड साइक्लिक इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होकर के, और हमें ये मिथाइल, ये OH, ये डबल बॉन्ड O और ये पॉजिटिव चार्ज मिलता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद में एसिडिक मीडियम में ही आगे यहां से तो डिहाइड्रेशन हो जाता है और यहां से एरोमेटिसिटी आ जाती है स्पॉन्टेनियसली। एसिडिक मीडियम चल रहा है पूरी रिएक्शन के अंदर। ये पूरी मैकेनिज्म हो गई पैचमान कंडेंसेशन की, जिसका फेमस प्रोडक्ट कुमेरीन बनता है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स में से है कुमेरीन। ये कुमेरीन होता है मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड। अब आप सोचो, अगर आप इसमें काटने की कैपेसिटी रखते थे तो ये आंसर आपका टिक होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कोल्बे रिएक्शन कौन सी है, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है, या कोल्बे शिमिड। कोल्बे शिमिड फिनॉल में पढ़ते हैं, उसमें तो CO2 लेते हैं, ये कट गया। डाइकिन रिएक्शन अगर आपने पढ़ी हो, ये तो फेमस रिएक्शन है, बेयर विलीगर के साथ पढ़ते हैं। डाइकिन रिएक्शन के अंदर हम लेते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, है ना, और इस पर आगे हम डाइकिन रिएक्शन कराते, तो ऐसा कोई रिएक्टेंट है ही नहीं डाइकिन वाला, तो डाइकिन भी नहीं है, डाइकिन कट रहा है। और हॉबेन-हॉश के तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हॉबेन-हॉश के अंदर एसिटोनाइट्राइल AlCl3, एसिटोनाइट्राइल उसके साथ HCl और फिर AlCl3 डालते हैं। कहाँ है ऐसा रिएजेंट बताओ? तो काटा अगर आपने ऑप्शन है तो पैचमान कंडेंसेशन वैसे ही टिक हुआ होगा आपका, और रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने आपको शेयर कर दी। अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस फॉर SN1। ये सवाल बढ़िया है। इस सवाल में सारे के सारे बेंजाइलिक सबस्ट्रेट दिए थे, और SN1 की जब बात होती है स्टूडेंट्स, तो आप ब्रोमाइड निकालते हो, कैटायन बनाते हो, ब्रोमाइड निकालते हो, कैटायन बना, स्टेबल कैटायन जहां बनता है मोर रिएक्टिव, आप उसी को बताते हो। ये सारे के सारे बेंजाइलिक हैं,
सब पर रेजोनेंस बराबर है, बस इनमें यहाँ पीछे पैरा पर जो सब्स्टिट्यूएंट दिए हुए हैं उनका इफेक्ट ऑब्जर्व करना है। इफेक्ट दो लगते हैं, एक हाइपर कॉन्जुगेशन, एक इंडक्टिव। डोमिनेंट हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और हम जानते हैं कि यहाँ प्लस एच लगेगा, यहाँ 3 अल्फा एच है, यहाँ पर 2 ही अल्फा एच है, यहाँ 1 ही अल्फा एच है। बोल रहा हूँ मैं, हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंट इफेक्ट होगा स्टेबिलिटी के अंदर, तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कैटायन बी में बनेगा, बी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर सी की, फिर डी की और सबसे कम ए की। बी सी डी ए, जरा देख लेते हैं, ये रहा सेकंड ऑप्शन, बी सी डी ए आंसर आ रहा है। अगला सवाल 137 नंबर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल टुवर्ड्स ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एसिडिक मीडियम में होता है, जब डिहाइड्रेशन होता है एल्कोहल का तो हमेशा H2O निकल के कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से ऑर्डर फॉर डिहाइड्रेशन आता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये वाला एल्कोहल 3 डिग्री है, ये वाला एल्कोहल 3 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है। ठीक है भाई, अब 3 डिग्री में कंपटीशन हो रहा है, तो ये एलाइलिक है, जरा चेक करो इसका कैटायन बना के, एलाइलिक 3 डिग्री होगा, एलाइलिक 3 डिग्री में रेजोनेंस भी लग गया, तो रेजोनेंस भी लग गया तो और ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी डी की, फिर बी की, फिर ए की और सबसे कम सी की। डी बी ए सी आंसर आ गया, फोर्थ ऑप्शन आ गया, आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन ये लो जी भाई, लेवल बढ़ाना था इस सवाल के अंदर, बढ़ा दिया लेवल, कोई बात नहीं। नॉर्मली आप सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट 3-3 पढ़ के जा रहे थे या 1-5 पढ़ते थे, अब की बार इन्होंने सवाल 2-3 सिग्माट्रोपिक का डाल दिया। अब ये तो बात है पेरीसाइक्लिक पीजी लेवल की, पढ़ा हुआ होता है केस तो पहचानने में आ ही जाता है कि साहब यहाँ पर एक डाइपोलर स्पीसीज दी हुई है, देखोगे आप, और उसके साथ में ये एक एलाइलिक सब्स्टिट्यूएंट लगाया हुआ है। इस तरह के केस में ये वाला सिग्मा टूटता है और यहाँ से ये रीअरेंजमेंट होकर के और इस तरह से ये प्रोडक्ट आता है डायरेक्टली, जिसमें जो बॉन्ड टूटता है उसको 1 और 1 देते हैं और जहाँ नया बॉन्ड बनता है उसको 2 आगे तक नंबरिंग करते हैं, तो देखोगे 2 से 3 पर ये वाला नया सिग्मा बन गया। इसे कहते हैं 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। आंसर फोर्थ ऑप्शन था इसका, 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक। तो मुझे एक बात बताओ, 5-5 के दूर दूर तक चांस नहीं है, ऐसा स्केल्टन ही नहीं मिल रहा। 3-3 के चांस नहीं है, क्योंकि 3-3 किस में मिलता है, 1-5 डाइन में मिलता है, वो भी नहीं मिला। और 1-5 में और 2-3 में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता था, तो बताओ इसमें 1-5 के कहाँ चांस लग रहे थे आपको। इससे बनाने के लिए एरो जब मूव किया होगा तो 2-3 का आंसर वैसे ही निकल गया होगा इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन, बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ एपॉक्साइड टेक्स प्लेस। स्टूडेंट्स, एपॉक्साइड की जब रिंग ओपनिंग होती है 2 तरह से होती है, एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड। अगर बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग होती है तो डायरेक्ट SN2 बैक साइड से अटैक होके होती है, और अगर एसिड कैटालाइज्ड होती है तो पहले H+ अटैक करता है और उसके बाद में ये एक्टिवेट होता है और फिर SN1 से होती है। तो आपसे पूछा है बेस कैटालाइज्ड में डायरेक्ट SN2 मैकेनिज्म होगी रिंग ओपनिंग के लिए, SN1 का कोई चांस नहीं है, है ना। SNI था एक ऑप्शन में, एक SNI था, एक SN1 था, तो ये कट गए, है ना। आंसर SN2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भाई, व्हेन कोप रीअरेंजमेंट ऑफ मीजो 3,4 डाइमिथाइल 1,5 डाइन इज कैरिड आउट द मेजर प्रोडक्ट। फिर लेवल बढ़ा दिया, फिर लेवल बढ़ा दिया इस सवाल के अंदर, फर्स्ट ग्रेड से ऊपर की तरफ। पेरीसाइक्लिक का केस, कोप का केस, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री डाल दी इसके अंदर। देखो अब कुछ सवालों में लेवल बढ़ाइए, है तो है पीजी स्टैंडर्ड के सवाल है, देखते हैं जरा। अब मीजो, सबसे पहले तो ये बनाना कि भाई मीजो 3,4 डाइमिथाइल 1,5 हेक्साडाइन। सबसे पहली बात तो 1,5 हेक्साडाइन ये होता है, इसकी IUPAC नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, देख लो ये 1,5 हेक्साडाइन का स्ट्रक्चर हो गया। ये एक 1,5 डाइन है, इसमें कोप रीअरेंजमेंट होगा 3-3। अब 3 और 4 पे 2 मिथाइल अगर मीजो लगाने हैं तो ये दोनों सेम साइड जाएंगे। कैसे पता चलेगा? मीजो का मतलब होता है फिशर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूएंट्स को सेम साइड लगाना। ये दोनों मिथाइल चलो सेम साइड कर देता हूँ, H और H, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ये और ये। लो एक बार काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, एक कार्बन ज़्यादा हो गया, यहाँ डायरेक्ट ये और ये लो। अब कर लेते हैं, बताइए, अब तो स्ट्राइक कर रहा है। या फिर आप ऐसा करो, इन दोनों मिथाइल को यहाँ कर दो और यहाँ H कर दो। अब क्या होगा? अब आपको दोनों मिथाइल सेम साइड दिख ही रहे। मीजो फॉर्म का मतलब ही सेम साइड है,
और ये जो लाइन बनाई हुई है बॉन्ड, इसके इस तरफ सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट, देखो ये रहे फिशर फॉर्मूले में, तो दोनों मिथाइल सेम साइड। ये है मीजो फॉर्म 3,4 डाइमिथाइल 1,5 हेक्साडाइन की। इससे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब ये स्ट्रक्चर पहले एक बार ऑब्जर्व कर लो, फिर इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ आप लोगों को 140 नंबर क्वेश्चन का। इसका तो सॉल्यूशन बोर्ड पे जाके होगा एक बार, क्योंकि पूरी मैकेनिज्म ड्रॉ होगी इसकी। तो जब हमने इसको बनाया ऐसे, और इसको दोनों इसको दोनों को सिस कर दिया इस तरह से, तो हमने 1,5 डाइन के अंदर 3,3 करा के हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली ये प्रोडक्ट बनाते हैं। हमें पता है हम ये बनाते हैं। अब हमें इस मिथाइल की और इस मिथाइल की ज्योमेट्री देखनी है। इसके लिए आपको बताया जाता है कि स्कोप रीअरेंजमेंट में 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में 6 मेंबर्ड साइक्लिक टीएस बनती है। 6 मेंबर्ड साइक्लिक टीएस जो है वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, अपनी मोर स्टेबल चेयर फॉर्म में। अब वो चेयर फॉर्म जब आप बनाते हो ना इसके अंदर ऐसे, वो चेयर फॉर्म ऐसे बनती है, जरा ध्यान देना। और ये डैश डैश लाइन से मैं ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक टीएस को इसकी मोर स्टेबल चेयर फॉर्म में ले जाता हूँ। इन दैट सिचुएशन ये जो दोनों मिथाइल लगाए हुए हैं ये 1,2 पे सिस है, 1,2 पर सिस चेयर फॉर्म के अंदर एक इक्वाटोरियल एक एक्सियल पे लगता है, एक इक्वाटोरियल एक एक्सियल पे जाता है। 1,2 पर सिस कैसे पता, 1,2 ट्रांस एक्सियल एक्सियल इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल, तो 1,2 सिस है, ये दोनों सेम साइड है मीजो में, तो ये 1,2 सिस है, दोनों सेम साइड है, इसलिए ये इक्वाटोरियल एक्सियल पे जाएंगे। अगर ये इक्वाटोरियल एक्सियल पे चले गए, है ना, अगर ये इक्वाटोरियल एक्सियल पे चले गए तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट कुछ पहले तो बिल्कुल एजिटिज बनाते हैं इस प्रोडक्ट को चेयर टाइप से, तो ये डबल बॉन्ड इससे यही तो आएगा। और जैसे ये बनेगा इस डबल बॉन्ड पर तो मिथाइल इधर है और इस वाले डबल बॉन्ड पर मिथाइल इधर है। अब इन दोनों मिथाइल की ज्योमेट्री अगर आप चेक करेंगे ना, तो आपको हाइड्रोजन देखो ट्रांस यानी ई है, ट्रांस है, और यहां दोनों हाइड्रोजन जेड है यानी सिस है। तो एक डबल बॉन्ड ट्रांस आएगा, एक डबल बॉन्ड सिस आएगा। प्रोडक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है, ट्रांस सिस से आंसर बैठ रहा है जाकर के। ये रहा सिस और ट्रांस वाला ऑप्शन, ये रहा 4th ऑप्शन। सिस सिस ट्रांस ट्रांस नहीं, ये नहीं बनेंगे। ट्रांस ट्रांस नहीं, सिस सिस नहीं, सिस और ट्रांस बनेंगे। ट्रांस ट्रांस कब बनते, जब 3O फॉर्म आती, मीजो 3,4 डाइमिथाइल, है ना, मीजो 3,4 डाइमिथाइल 1,5 हेक्साडाइन के अंदर इसका आंसर 4th ऑप्शन ही बैठेगा। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ। स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये पूरा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट लिया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, और आपने बहुत आराम से इसको कर भी लिया होगा क्योंकि पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ग्लास इज ओपेक टू द इंफ्रारेड रेडिएशन, इट पार्टली रिफ्लेक्ट एंड पार्टली एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन। ग्लास जो होता है, ग्लास हम कब पढ़ते हैं, हम ग्रीन हाउस, जो ग्रीन हाउसेस बने होते हैं ना कोल्ड प्लेस के अंदर, वहीं हमने इसको रीड किया था। कोल्ड प्लेसेस के अंदर जब हमें वेजिटेबल्स वगैरह एग्रीकल्चर हम करते हैं तो वहाँ पर ग्रीन हाउस ग्लास लगाए जाते हैं। ग्लास लगा करके उन्हें ग्रीन हाउस प्लेस कहा जाता है, उस तरह के प्लेस को। वो ग्लास क्या करता है, वो ग्लास जो है वो इंफ्रारेड, वो क्या होता है कि ये जो सनलाइट है उसको तो ट्रांसमिट कर देता है, और उसके बाद जो हीट रेडिएशन आती है इंफ्रारेड जिसको बोलते हैं, उसको कुछ तो वो एमिट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और कुछ को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर? तो ग्लास इज ओपेक टू द इंफ्रारेड रेडिएशन, ये सही था स्टेटमेंट, एनसीईआरटी बेस्ड था पूरा स्टेटमेंट। और सेम उसी पैटर्न पे हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट के अंदर जो ग्लास है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, वही तो मेन ग्रीन हाउस गैस है, यही तो हीट रेडिएशन को ट्रैप करती है। सो CO2 मॉलिक्यूल आल्सो ट्रैप हीट एज दे आर ट्रांसपेरेंट सनलाइट बट नॉट टू द हीट रेडिएशन। सनलाइट तो क्रॉस हो जाती है ना, वो आकर के अर्थ से टकराती है, उसके बाद जो हीट रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें मेनली इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। तो कुल मिलाकर के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे, इसलिए आंसर बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट होगा। चलिए भाई 142, कंसीडर द फॉलोइंग फोटोकेमिकल प्रोसेस। अब आप देखो कुछ ही नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए घुमा के लिख दिया था, दरअसल ये 2+2 साइक्लो एडिशन का केस था। कैसे पता चला ये देखो मैं बता देता हूं। जब ये दोनों ऐसे रिएक्ट करेंगे,
ये हाइड्रोजन दोनों के सिस हैं तो आपको ये एडक्ट मिलेगा। ये देखो हाइड्रोजन सिस लगाए हुए हैं, देखो आप सोचो 2+2, और जब ये रिएक्शन ऐसे करेंगे, यानी कुछ भी नहीं, एक मॉलिक्यूल केवल घूम गया, मतलब उसका कीटोन नीचे की तरफ चला गया, तब भी स्टीरियो तो सीसी है दोनों हाइड्रोजनों की, और प्रोडक्ट में भी सीसी आ रही है। इस बात से क्लियर हो रहा है कि फोटोकेमिकल कंडीशन में 2+2 साइक्लो एडिशन हो रहा है, और 2+2 फोटोकेमिकली अलाउड होता है सुप्रा मैनर में। तो पाई2s इसका आंसर आएगा। ये घुमा के बना दिया तो इसका ये मतलब थोड़ी हो जाएगा कि भाई पाई2s और 2a कर दोगे आप। आंसर पाई2s एंड पाई2s होगा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, द इंटरमीडिएट रेडिकल फॉर्म्ड इन द चेन रिएक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ये बड़े आराम से कर दिया होगा क्योंकि हमें पता है अच्छी तरह से CFC रेस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन में। CFC में CF2Cl2 यूवी लाइट की प्रेजेंस में पहले तो इसमें टूटते हैं, Cl रेडिकल में टूटते हैं। ये Cl रेडिकल देते हैं, CF2Cl, ये मेन रेडिकल है। ये रेडिकल आगे ओजोन से रिएक्ट करता है और ये ClO क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल में टूटता है ना, और O2 निकल जाती है। अब ये आगे जाकर के फिर ओजोन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ऐसे ओजोन तो यहीं डिस्ट्रॉय हो गई ना। तो आपसे पूछा है इंटरमीडिएट रेडिकल कौन सा बनता है, इनमें से ये बनता है ओजोन लेयर डिप्लीशन के अंदर, और बाकी थोड़ी बनते हैं। मेन तो ये दिख ही रहा है आंसर, ये बनता है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, है ना, चेन रिएक्शन के अंदर तो यही बनता है। देख लो आप, चेक कर लो, आगे भी इनके तो कोई चांस नहीं है बनने के। अगला क्वेश्चन, इन समर सीजन विच गैसेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन एट एंटार्क्टिका। कहाँ से घुमा के सवाल बनाया बताओ। समर वाले को साउथ पोल पे जो रिएक्शन हो रही है वहां से सवाल को पूछा गया है। समर जो है वो सबसे पहले समर में ही पढ़ते हो आप रिएक्शन। समर के अंदर जो है अंटार्कटिका पर 2 गैसेज हैं मेनली जो रेस्पॉन्सिबल, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक मैथेन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो ClO रेडिकल से इंटरेक्ट करती है, इसको रोकती है और बनाती है क्लोरीन नाइट्रेट, है ना, ClONO2। और मैथेन जो है वो Cl रेडिकल को रोकता है और रोक करके बनाता है HCl और CH3 रेडिकल। तो ये दोनों समर के अंदर शुरू में रेस्पॉन्सिबल होती है। समर में अंटार्कटिका पर ये बनता है, ये आगे विंटर में पोलर क्लाउड से रिएक्शन करके HOCl बनाता है, और फिर ये HOCl आगे स्प्रिंग्स में जाकर के ओजोन लेयर डिप्लीशन करते हैं। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है स्टूडेंट्स, है ना। चलिए, तो कुल मिलाकर के आप समझ ही गए होंगे आराम से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 145, और ये ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस थे ना 55 क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसमें तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स तो इंक्लूड नहीं किया, टिन वगैरह वाला वो भी आपसे दीपक सर डिस्कस कर लेंगे, आ रहे हैं थोड़ी देर के अंदर उनकी एंट्री होगी। और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक फिजिकल से रिलेटेड है वो भी अभी डिस्कस होने वाले हैं। होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और मैं कोशिश यही की है कि मैक्सिमम एक्यूरेसी इस आंसर की के अंदर मेंटेन रखी जाए। ठीक है, बाकी तो RPSC फर्स्ट ग्रेड की जो आंसर की आएगी वो ही पूरी तरह से वैलिड मानी जाती है, पर उसमें भी अगर हमें कोई डाउट रहता है तो उस पर आपत्ति दर्ज की जाती है। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, होप ऑल द बेस्ट, मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेक्शन निकले। थैंक यू।